Hello everyone, this is Decoding UPSC PYQ and okay, so सीधा स्टार्ट करते हैं। एक डेमो क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड प्लीज़ जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट्स। मैं तुम्हारा मेंस के लिए पर्सपेक्टिव हो जाएगा, आई एम डैम श्योर हो जाएगा एंड आई एश्योर यू कि आपको इस एक क्वेश्चन करने से ही ना पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अबाउट मेंस। एंड आई नो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है एंड वो है ही, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मैं कहूँ डेस्टिनी बेस्ड जैसा हो गया है, लेकिन भगवान करे प्रीलिम्स निकल जाए एंड फिर मेंस में वापस अटक जाए हम एंड फिर प्रीलिम्स पे वापस आ जाएं, तो आई थिंक ये सबसे बुरी चीज़ होती है एंड मैंने खुद फेस करी है इसलिए बोल रही हूँ। सो मेंस अगर पहुँच जाए इंसान तो 100% देना चाहिए। सो स्टार्ट करते, और अगर किसी ने प्रीलिम्स से पहले मेंस के पीवाई यूज़ कर रखे हैं ना, देन उसका मेंस कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। एंड मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्वेश्चन की डिमांड समझना। ये बहुत ही ईजी लगता है सुनने में, लेकिन ट्रस्ट मी ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि हम डिमांड समझ पाएँ। एंड ऑन दिस चैनल आई विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि क्वेश्चन की डिमांड समझना अच्छे से आ जाए। सो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं एंड देन उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है बताती हूँ। एंड ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। Explain the factors influencing the decision of farmers on the selection of high value crops. अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पूछे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे फार्मर का डिसीजन चेंज हो रहा है? मतलब फार्मर जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाता है, लेट्स से राइस एंड व्हीट वगैरह, उससे वो हाई वैल्यू क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए। एंड व्हाट इज़ हाई वैल्यू क्रॉप्स? लाइक मे बी शायद नहीं पता हो। एंड वन मोर थिंग, फर्स्टली कोई भी इसको देख सकता है। आई मीन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी यूपीएससी में है वही इसको देखे। जो यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, इवन जो लोग कॉलेज में हैं और वो सोच रहे हैं यूपीएससी करने का, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट मी इस एक क्वेश्चन को आप अपनी बेसिक नॉलेज से, जिन्होंने यूपीएससी का अभी एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ा है, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई गारंटी कि आप मोर देन एवरेज मार्क्स इसमें लेके आ सकते हैं, सिर्फ अपनी बेसिक नॉलेज से। बस आपको स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए और क्वेश्चन की डिमांड समझ में आनी चाहिए। सो या अगेन फैक्टर्स पूछे हैं जिससे फार्मर ये डिसीजन लेता है कि उसको अपने जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो नॉर्मली उगा रहा है उससे उसको हाई वैल्यू क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाए। मे बी आपको हाई वैल्यू क्रॉप नहीं पता हो तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो उससे हॉर्टिकल्चर वाली जो क्रॉप्स होती हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स मान लो, ठीक है, वेजिटेबल्स मान लो, है ना, कोई मेडिसिनल प्लांट्स मान लो, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, या फिर फ्लावर्स मान लो। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस भी आ जाएंगे, बट ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप से अलग, जिन पे ज़्यादा मार्जिन होता है प्रॉफिट का, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, इनको हाई वैल्यू क्रॉप्स कहते हैं, इन पे शिफ्ट हो जाए। अब कौन से फैक्टर हैं? अभी पहले हम नॉर्मल करते हैं, जिसको नहीं पता कि यूपीएससी के स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी होती है, वो इसमें क्या करता। इवन मैं खुद का बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने 2025 का मेंस दिया था, मैंने इसमें क्या किया था बताते हैं। मुझे क्वेश्चन की डिमांड कतई समझ नहीं आई थी कि क्या पूछ रहा है। मैंने सीधा क्वेश्चन पढ़ा और मेरे दिमाग में जो भी हाई वैल्यू क्रॉप को लेके आया, सबसे पहले तो हाई वैल्यू क्रॉप का मतलब मैंने सीधा हॉर्टिकल्चर समझा और शुरू हो गई लिखना। मैंने क्या किया सबसे पहले, ठीक है, मैंने एक इंट्रो दिया। मैं बताती हूँ, जर्नली जो मीन्स लिखने का वो होता है वो यही है कि आप इंट्रो देंगे, मान लो 3 लाइन का, 3 या 4 लाइन का इंट्रो दे दिया। उसके बाद आप इंट्रो एंड देन फिर आप बॉडी लिखते हैं, है ना। बॉडी में तो जैसे आपने हेडिंग दे दी, है ना, तो फॉर मैंने क्या किया था, मैंने लिख दिया सीधा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स टू शिफ्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स, दैट्स इट। फिर मैंने सीधा पॉइंट लिखना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट, इनकम होनी चाहिए, है ना, फार्मर की इनकम अच्छी होगी, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत जनरल सी बेसिक नॉलेज है, आप यही करोगे सीधा। दूसरा, क्लाइमेट भी सुटेबल होना चाहिए, है ना, ये लिखोगे। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही हो, दैन डेफिनेटली हम सब शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चौथा, डिमांड में हो, डिमांड होगी तभी तो कोई चीज़ उगाई जाएगी। पांचवा, लेट्स से उसमें रिस्क कम हो। मुझे नहीं लगता, मुझे जो पॉइंट्स आए थे वो इतने ही थे। इसके बाद जो मैंने लिखे हैं ना, मैंने आई थिंक 7-8 पॉइंट्स ही लिख पाए थे, मुझे ज़्यादा पॉइंट्स आ ही नहीं रहे थे। हॉर्टिकल्चर के फ़ायदे, मैं सीधे फ़ायदे लिखने गई थी, बेनिफिट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होता है, दैट्स इट।
बल्कि डिमांड पूछिए सीधी, फैक्टर्स कौन से हैं वो बताने हैं। ये तो हो गया नॉर्मल, जिसको नहीं पता कि मीन्स आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ट्रस्ट में मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये गलती करी है। दूसरा, मैंने उसके बाद बहुत काम किया है अपने मेंस को लेके। सो मैंने अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करी और मुझे पता चला कि स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आनी चाहिए। और मैंने मेंस कोर्सेज भी बहुत सारे लिए हैं, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। 30-40 हज़ार के कोर्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं। सो ये तो हो गया एक नॉर्मल आंसर। अब आते हैं थोड़ा करना कैसे इसको एग्जैक्टली अटैम्प्ट। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। ओके, सो अभी आप इंट्रो लिखेंगे, है ना? आपने इंट्रो लिखा, ठीक है भाई। इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखना है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम पॉइंट्स बनाते हैं। और नॉर्मली ये 2025 का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। सो इसमें तुम्हें 2 पेजेस मिलेंगे, 2 पेजेस में तुम्हें लिखना है ना। 150 वर्ड्स का तुम्हें इसको करना है। तो 10 मार्कर्स में ऐसा माना जाता है कि लमसम आप 12 पॉइंट के आसपास लिख दो, प्लस माइनस जो भी थोड़ा सा। 12 से 15 मान लेते हैं, तो इतने पॉइंट्स लिख दोगे दैन यू आर जस्ट काफ़ी सही है आप, मतलब ठीक है। इतने पॉइंट्स इसमें लिखना, ये टॉपर सजेस्ट करते हैं एंड मैंने खुद पढ़ा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो इतने पॉइंट्स हमें लिखने हैं। लेकिन अगर हम इस वे से सोचेंगे ना, हमें नहीं आएगा। हमें मैक्स टू मैक्स 7 पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कुछ उल्टे पुल्टे पॉइंट्स लिख के आप 8 पॉइंट लिख लोगे। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं आएंगे, ट्रस्ट में। सो करना कैसे है इसको, उस पर फोकस करते हैं। ओके, सो आप इंट्रो दोगे, बताते हैं कैसे देना है, उसको बाद में देखेंगे। 2-3 लाइन का दे दिया। अब आप बॉडी लिखोगे। अब आपको क्या करना है, आपने अगर एक ही हेडिंग बनाई ना कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स, तो आप वैसे ही करने लग जाओगे। इसमें हमें कम से कम 3-4 हेडिंग बनानी पड़ेंगी अगर आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं तो। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी पॉइंट्स बना लेगा, ट्रस्ट मी। इस तरीके से पहला है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, है ना। तो मेन हेडिंग तो आप लिखोगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स टू शिफ्ट टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसमें पहला पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वैसे तो मैं इसमें एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स लिखना प्रेफर करूँगी क्योंकि टर्म्स का बहुत बड़ा खेला होता है यूपीएससी के अंदर। मेंस में आप जितने अच्छे वर्ड्स लिख के आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है। एंड ट्रस्ट में नॉलेज फ्लेक्स करना ही मेंस है। आपको बताना पड़ेगा उसको कि आपको आता है, भले ही नहीं आता हो फिर भी दिखाना पड़ेगा दैट यू नो, ट्रस्ट में। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर होंगे कुछ, है ना। मैं बताती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा सब्र रखो। चौथा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। पांचवा, लेट्स से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। छठवा, कुछ बिहेवियर सोशल फैक्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको इनमें से, मैं तो कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग्स लिखी हैं। अगर आप इन सब में 2-2 पॉइंट्स भी लिख के आ गए ना, तो भी 12 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। चलो मैं कह रही हूँ आपको नहीं आते होंगे ये सारे पॉइंट्स, बट बहुत ही कोई भी ऐसा टर्म पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, देखो एक्सप्लेन करते हैं, समझ आएगा। इकोनॉमिक फैक्टर, इसमें आप क्या लिख सकते हो, वही जो इनकम वाला पॉइंट लिखा, बस उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है। कैसे, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। अगर वही चीज़ होगी ना कि अगर किसान को नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होगी, ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा होगा, तो वो शिफ्ट होगा, ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट, गॉट द बेटर प्राइस। अब आप बोलेंगे दोनों सेम पॉइंट हो गए, मतलब बेटर प्राइस मिलेगा मतलब वही प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। तो भाई यही मेंस है, एक पॉइंट को 3 पॉइंट में कैसे बनाना है, दिस इज द मेंस। वो मैं आपको बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, बट लैंग्वेज पढ़ के लग रहा है क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, आपकी कॉपी देखने के लिए उसके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, मेंस से और मेंस के रिजल्ट में 3 महीने का गैप अगर मैक्सिमम मान के चलूँ मैं, तो अगर आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो पर पेज वो इंसान 10 से 12 सेकंड दे रहा है। चलो 12 सेकंड में मान लो, अब आप खुद 12 सेकंड में पढ़ के देखो, 12 सेकंड में आप एक पेज में क्या पढ़ पाओगे। अगर मैं 75 वर्ड्स एक पेज में लिख रही हूँ, क्या 12 सेकंड में पढ़ लोगे पूरा, नहीं ना। सिर्फ ऐसे जैसे नज़र देते हैं वैसे नज़र देंगे, तो पहले पॉइंट पे चलिए, उसका वो नहीं ध्यान देने वाला।
कुछ क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों का खेल है। हाँ, दोनों चीज़ पे फोकस करना है, सिर्फ आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर सकते हो ना। क्वालिटी कैसे जनरेट होगी वो भी मैं बताऊंगी, और क्वांटिटी कैसे जनरेट करनी है वो भी मैं बताऊंगी, ट्रस्ट मी। सो ये हो गया ना, व्हाट द बेटर प्राइस। दूसरा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। अगर उसको पता है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स के एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिख रही हैं, तो डेफिनेटली वो शिफ्ट होना चाहेगा। वही फ़ायदे वाली बात होगी इसमें भी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, चौथा पॉइंट, मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड होगी तभी तो इंसान शिफ्ट होगा ना। ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। मतलब आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए है ना, एक ही उसको सोच के आप 4 पॉइंट। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे आ जाओ, तो क्लाइमेट का नाम आते ही सबको लगता है बस रेनफॉल पे फोकस कर लो। नहीं भाई, सॉइल सूटेबिलिटी, सॉइल भी तो अच्छी होनी चाहिए, है ना। आप राजस्थान में जाके राइस, थार में जाके राइस तो नहीं उगा सकते ना। मतलब राइस तो चलो ट्रेडिशनल हो गया, पर थार में जाके भी आप हॉर्टिकल्चर तो नहीं कर सकते हो वहाँ पे, थार डेजर्ट में जाके। तो सॉइल की भी तो सूटेबिलिटी चाहिए ना, कि कौन सी सॉइल किस चीज़ को सपोर्ट करती है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, कैसे हैं, तो वही चीज़ है। दूसरा पॉइंट है वाटर अवेलेबिलिटी। ये बहुत ही जनरल पॉइंट है ना। मान लो कि अभी तो हाई वैल्यू क्रॉप्स पूछा है, कल को वो स्पेसिफिक कोई भी टर्म दे दे कि अगर फार्मर को इस वाली क्रॉप पे शिफ्ट होना है तो कौन से फैक्टर होंगे, तो भाई यही फैक्टर होंगे, है ना, यही फैक्टर होंगे सारे। अगर वो पूछता है कोई भी क्रॉप पे कि शिफ्ट होना है तो कौन से फैक्टर होंगे। कल को पूछ लिया कि मिलेट्स पे शिफ्ट होना है, जैसे आया भी था अभी वही 24 या 23 में, मिलेट्स पे शिफ्ट होना है। वैसे तो उसमें कुछ लैंग्वेज अलग थी, बट ठीक है, तो भी आप यही पॉइंट्स लिख दोगे। बस कुछ मिलेट्स के बारे में चीज़ें उसमें रख के आओगे, ऑब्वियस सी बात है, और जो जर्नल पॉइंट है वो यही होने वाले हैं। सो वंस अगेन, सो उसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। फिर अदर क्लाइमेटिक अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसमें आप लिख दो लाइक, है ना, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, कुछ भी लिख सकते हो, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ लिखना क्या है अंदर। फिर आपका आ जाएगा रेनफॉल, वाटर। अब आप बोलोगे दोनों सेम है, सेम है, बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल जब देंगे ना, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। और ये जो नेचुरल रेनफॉल है हम उसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर आ जाएगा, इसके अलावा तुम्हारा कैनाल इरीगेशन आ जाएगा, वो वाली फैसिलिटी की बात चल रही है। नाउ अब हम आ जाते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट्स में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ मैं। सो इसमें तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रूट्स वाली क्रॉप्स होती हैं वो जनरली ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रूट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। स्टोरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा एकदम टैग इंटीग्रेटेड स्टोरेज होनी चाहिए, है ना, एकदम से, ताकि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, है ना। सो कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउस हो गया। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी कैसे बनानी है, मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी कैसे बनेगी इनकी, है ना। थोड़ा सा सब्र रखो बस। वेयर हाउस हो गया। पहले आप खुद सोचो, क्या आपको ऐसा कोई भी पॉइंट लग रहा है जिस इंसान ने एग्रीकल्चर जीएस 3 नहीं पढ़ी है, नॉर्मली कोई भी आम आदमी, क्या वो ये पॉइंट जनरेट नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी तब किसान शिफ्ट होगा? क्या उसको नहीं पता कि उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़? बस उस चीज़ को सिस्टमेटिकली सोचना कैसे है वो मीन्स है। आता आपको भी है, आता सबको है। बस उस मोमेंट पे सोच सोच के लिखना। बाय द वे, मीन्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सोच के लिखना है, लिखते लिखते सोचना है, सोचते सोचते लिखना है। ओके, सो और कौन से रहेंगे? वेयर हाउस हो गया, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, या हम इसको लॉजिस्टिक भी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स। उसके अलावा एक और फैक्टर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप लिख सकते हो। चलो मैं मान के चल रही हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, तो अगर हम इस पॉइंट को हटा भी दें, है ना, लेट्स से इस पॉइंट को थोड़ा सा हटा भी दिया हमने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर जिसने जीएस 3 का सिलेबस भी पढ़ा है ना एग्रीकल्चर का, सिर्फ सिलेबस, वो भी इस पॉइंट को लिख लेगा, ट्रस्ट मी। बट ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी के लिए मैं स्टार कर देती हूँ, चलो ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, आई एम डैम श्योर कि आपको थोड़ा सा भी, एक इंसान जिसने नहीं भी पढ़ी है यूपीएससी, एक आम इंसान सिर्फ बेसिक नॉलेज के आधार पे कि हाँ भाई ये तो फैक्टर्स होते ही हैं, ये तो बहुत जनरल सी बात है, इसमें कोई अलग से तो कुछ है नहीं, है ना। सो या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, खुद सोचो, स्टॉप करके कमेंट करो क्या होंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सीड की क्वालिटी बहुत बेसिक सी चीज़ है,
है ना। सीड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। लेट्स से हम जब लिखते हैं जीएम क्रॉप वगैरह, तो जीएम सीड्स जब बनाते हैं एग्जाम्पल में लिख देंगे इसमें जीएम क्रॉप जैसे कि, है ना। तो सीड क्वालिटी हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में और ड्रिप इरीगेशन, ये तो आजकल हर किसी को पता होता है कि पानी वैसे ही देश में कम है, तो ड्रिप इरीगेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ड्रिप इरीगेशन एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है ना। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ड्रिप इरीगेशन करते हो, मतलब बूंद बूंद करके सीधा उन जो प्लांट्स उनकी रूट्स तक पहुंचता है। चलो नहीं भी पता होगा, लेकिन फिर भी है एक बेसिक सा पॉइंट है ये ड्रिप इरीगेशन। 2 पॉइंट और मैं बोलूँगी, जो कहीं पे भी एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन हो और आप टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट लिख रहे हो, उसमें वो चीज़ आ जाएगी। मे बी शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं वही चीज़ फिर बोलूँगी, क्योंकि जिसने सिलेबस भी पढ़ रखा होगा ना, तो उसमें सिलेबस में सीधा सीधा टर्म मेंशन है, प्रिसिशन फार्मिंग। ये आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा कंटेंट तो समझ आएगा क्या होती है कैसे, बट वही समझ लो कि पूरा टेक्नोलॉजिकल तरीके से फार्मिंग करनी है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, सब चीज़ को यूज़ करते हुए पूरा एकदम बेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के तरीके से करनी है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए। दैट इज़ प्रिसिशन फार्मिंग एक तरह से, सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटेंशन सर्विस एक्सेस। ये मैं 100% श्योर हूँ कि 99% लोगों को शायद नहीं पता होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको शायद पता हो, बट ये वाला पॉइंट शायद नहीं पता होगा। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी आप पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर, तो आपको ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें तो आ ही जाएंगी ना, सिलेबस पढ़ के भी तो आएंगी ना। तो ये 2 पॉइंट मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि चलो आप जब पढ़ेंगे कंटेंट तब आएंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए मैं इसको लिख देती हूँ ना, मान लेते हैं आप नहीं लिखेंगे बट फिर भी। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे, है ना। सो इंस्टीट्यूशनल में हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, है ना। इसके अलावा इंश्योरेंस, अगर किसान को हाई वैल्यू क्रॉप्स पे इंश्योरेंस मिल रहा होगा तो वो शिफ्ट होना पसंद करेगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर उसको लोन वगैरह सरकार दे रही होगी तो क्रेडिट उसको अगर आसानी से मिल रहा है, क्रेडिट तो सब जानते हैं ना, हम लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो भाई वही। तो अगर किसान को भी अच्छे से क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए, तो वो शिफ्ट होना चाहेगा ना, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है हाई वैल्यू पे क्रॉप पे आप शिफ्ट हो रहे हो तो। उसके अलावा चलो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो शायद नहीं पता होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मोस्टली शायद आप लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पर मैं जैसे जो कॉर्पोरेट वगैरह होती है ना, वो डायरेक्टली फार्मर को डील कर लेती हैं कि भाई देखो, हम आपसे 3 महीने बाद जब आपकी क्रॉप हो जाएगी तो हम सीधा आपसे डायरेक्टली खरीद लेंगे। दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा समझ लो डायरेक्टली वो आपको कॉर्पोरेट या पूरा कंपनी के पास या इंडस्ट्री के पास चली जाएगी। पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि भाई देखो ऐसे ऐसे ले लेंगे, ठीक है। वही एक और पॉइंट होता है जैसे एफपीओ सपोर्ट, ये मुझे पता है शायद आपको नहीं पता होगा, शायद क्या मतलब नहीं पता होगा, जैसे नहीं पढ़ा एटलीस्ट उसको तो नहीं पता होगा। तो ये 2 पॉइंट्स मैं स्टार मार्क कर रही हूँ कि चलो ये वाले पॉइंट्स आपको शायद नहीं पता होगा, इन पे मैंने किया। बट बाकी तो पॉइंट बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट सपोर्ट सबको पता होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट देगी तो शिफ्ट होगा। इंश्योरेंस मिलेगा तो किसान शिफ्ट होगा, है ना। इंश्योरेंस पता ही ना सबको, बीमा बोलते हैं इसको हिंदी में, कि भाई फसल अगर खराब हो गई तो सरकार जो है इंश्योरेंस दे देगी या उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी वो तो ये है। चलो इन दोनों पॉइंट्स को हम साइड में रखते हैं कि चलो नहीं पता होगा। बिहेवियर और सोशल फैक्टर में आप क्या सोच सकते हैं, तो बिहेवियर और सोशल फैक्टर तो वही होता है सिंपल, ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क कम होनी चाहिए। रिस्क कम, जितनी कम रिस्क होगी किसान उस पर शिफ्ट होना चाहेगा। अगर हम कल को कह दें कि हाई वैल्यू क्रॉप में रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो कोई इंसान क्यों राइस और वीट को छोड़ के इस पे आएगा। रिस्क तो कम होनी चाहिए। दूसरा एक क्या हो सकती है, नॉलेज। अगर किसी को पता ही नहीं है कि हाई वैल्यू क्रॉप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे करते हैं, तो जब किसान को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा। उसको राइस वीट के, मैं राइस वीट पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स में ना मोस्टली राइस और वीट ही हमारा भारत देश उगा रहा है, ये सबको पता ही होगा ज़्यादातर। सो इसलिए थोड़ा वही आ जाता है मुंह पे बार बार कि राइस वीट। सो तो नॉलेज होगी उसको तभी तो, क्योंकि राइस वीट का तो भाई वो भी देख रहा है बचपन से, उसको पता है कैसे उगाते हैं क्या करते हैं, तो बाकी चीज़ों की नॉलेज होगी तभी तो वो शिफ्ट होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो 99% मेंस में नहीं लिख के आएंगे, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आंसर को सबसे यूनिक बनाएगा। ये पॉइंट कोई नहीं लिख के आएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ 99.5% लोग इसको नहीं लिख के आएंगे मेंस के अंदर। बहुत ही इग्नोर वाला फैक्टर है ये, लेकिन बहुत
मतलब ये गेम चेंजर टाइप इस क्वेश्चन के लिए वो हो सकता है। उसके अलावा भाई नॉलेज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर एक ही पॉइंट बना के लिख दो, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक वो होता है ना, ये बहुत ही जर्नल सा सोशल बिहेवियर होता है, सक्सेस ऑफ नेबरिंग फार्मर। अगर हमें पता है हमारे पड़ोसी ने हाई वैल्यू क्रॉप शिफ्ट किया और उसको फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम शिफ्ट होने की सोचते हैं ना। ये बहुत ही वैसा फैक्टर लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है भाई। सबको ही पता रहता है, बगल वाले की प्रोग्रेस देख के सबको लगता है भाई हम भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये है, ठीक है। अब आप खुद गिनो कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये क्वांटिटी वाला काम हो गया। क्वालिटी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ट्रस्ट मी। आप इतना भी लिख के आएंगे ना, सिर्फ इतना, एंड आई एम डैम श्योर जिसने नहीं भी यूपीएससी पढ़ी है, वो अगर इस तरीके से इसको लिखेगा ना, स्ट्रक्चरिंग करके सोच के कि ऐसे लिखना है, वो इसको लिख लेगा। अगर ये वाली चीज़ें हमें आ जाती हैं ना, ये वाली हेडिंग्स, तो अंदर थोड़ा थोड़ा चीज़ें, अगर दो दो पॉइंट, मैं तो कह रही हूँ चलो आपको ये नहीं पता इतने सारे पॉइंट्स, 6 पॉइंट हमने ये बनाए, अगर इन 6 पॉइंट में आप दो दो पॉइंट भी अंदर लिख के आएंगे, आपके 12 पॉइंट हो गए। 12 पॉइंट। एंड ट्रस्ट मी, ये 12 पॉइंट होने का मतलब है कि आप 70% जनता से आगे हैं। सॉरी, 70% जनता से आप ज़्यादा हैं। एवरेज मार्क्स जो होते हैं ना किसी मीन्स के आंसर के लिए, वो 2 से 3 होते हैं एवरेज, अगर हम मान के चलें, चलो लगभग, ये तो मैं मैक्सिमम सा ही बोल रही हूँ। अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आप 4-5 की रेंज में हैं। चलो मैं फिर भी 4 मान लेती हूँ कि आप 4 की रेंज में हैं। अब मान लेते हैं कि जो रैंक 1 है, टॉपर रैंक 1, इस रैंक 1 के मार्क्स आ रहे हैं 7। आप इतना लिखने पे आप 4 तक पहुंच गए हैं, मतलब आप सिलेक्शन पे तो पहुंच गए हैं इतना ही लिखने में। बस सिलेक्शन से अच्छे रैंकर बनना है, उसके लिए थोड़ी सी क्वालिटी एनरिचमेंट करना होगा, दैट्स इट। और यहाँ से यहाँ तक भी कैसे शिफ्ट होना है वो मैं बताती हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे है ना, बस आपसे यहाँ से यहाँ तक जाना है। और ये रैंक 1 के मार्क्स है, क्योंकि 7 से ज़्यादा कोई नहीं देता, लेकिन तो मैं मैक्सिमम, बहुत ही मैक्सिमम लेके चल रही हूँ। 7 से ज़्यादा तो किसी के नहीं आते हैं। अब आप ऊपर से सीधे उतरे हों, भगवान का अवतार हो, तो आप 10 ले आएंगे, बट ठीक है। इतने पॉइंट्स आपने लिखे, ओके। अब इनको बस इसमें कुछ एनरिच करने हैं, देन आपका काम डन है, ठीक है। कैसे एनरिच करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू। वैसे तो मैं सीधा आपको डाटा फैक्ट्स वगैरह दे, मतलब देने से कोई फ़ायदा, वो सारे टीचर्स दे रहे हैं, उसके वो गूगल पे अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, सब कर सकते हैं उसको, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड कराना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है आपको आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो आना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आज मैंने फिर भी, क्योंकि ये बहुत इतना मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था कि डिमांड समझ ना आए, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी जब मैं 2025 का मेंस दे रही थी, ट्रस्ट मी, मुझे इस क्वेश्चन में ढंग से डिमांड समझ नहीं आई थी और मैं सीधा लिखने बैठ गई थी। एक तो हो सकता है वहाँ का प्रेशर या जो भी है, मैंने शायद इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी थी, ठीक है, जो भी है। सो एनरिच कैसे करना है, अब उस पर आते हैं थोड़ा सा, कि आप 4 मार्क्स से 7 मार्क्स पे कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो फोकस करते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। आपने लिखा हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, गॉट द बेटर प्राइस, है ना। चलो इसके बारे में आपको कोई डाटा फैक्ट फिगर कुछ नहीं पता, कोई ना। ये मैं क्या लिख रही हूँ, मतलब आपने ये और वैसे भी पता है, जब आप पॉइंट लिख रहे होते हो ना, आपको पूरा एकदम लैंग्वेज वाली पॉइंट नहीं लिखना होता है कि फार्मर गॉट द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, गॉट द हायर प्राइस फॉर देयर हाई वैल्यू क्रॉप, ऐसे नहीं लिखना होता है। सीधा इकोनॉमिक फैक्टर और नीचे पॉइंट बना के सीधा लिखो हायर प्रॉफिटेबिलिटी। उसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, डाटा लिख रहे हो, या जो भी लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करके क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हायर प्रॉफिटेबिलिटी का चलो कोई नहीं पता हमें डाटा फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपल पॉइंट रहने देते हैं। पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, इसका तो पता है। जैसे मैं, चलो वैसे तो मैं डाटा फिगर्स बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओके, इसमें जो हमारी जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है, टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, उसमें आप लिख सकते हो कि लेट्स से आई थिंक 50 बिलियन जो है उससे ज़्यादा निकल गया है, 50 बिलियन से ज़्यादा हो गया है हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब उसमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसका कितना शेयर है, वो आप लिख सकते हो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसका 30% के आसपास है, थोड़ा सा डाटा का है, वो हम देख लेंगे। सो वैसे डाटा देना मेरा काम नहीं है, मुझे इसमें क्या लिखना है, डाटा ढूंढना तुम्हारा काम है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया ना, फिर आप सब याद हो जाएगा, वो तो सारे टीचर्स भी करते हैं। लेकिन अगर मैंने ये डाटा नहीं दिया, तुम खुद जाके वहाँ पे डाटा सर्च करोगे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में डाटा क्या है, वहाँ आपको 4 लाइन एक्स्ट्रा मिलेंगी।
एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही ऐसे आपका जो पूरा बेस है ना वो वाइडर होता चला जाएगा, है ना। यहाँ मैंने दे दिया, आपने रट लिया, वो चीज़ नहीं है। अगर मैंने बोला है कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट, उसमें H5V का जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, सॉरी HVC, उनका कितना शेयर है वो आप खुद ढूंढेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, आपका पॉइंट कंप्लीट है। और यही इस एक चीज़ से आपका आधे नंबर बोलूँगी, कई बार 1 नंबर बढ़ गया, सिर्फ इस एक पॉइंट से। क्योंकि एनरिचमेंट वाला जो पार्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं, टॉपर लोग बोलते हैं कि एनरिच करना आंसर को बहुत ज़रूरी है, तो वो एनरिचमेंट हर पॉइंट में नहीं होता है। अपने आप 15 पॉइंट लिखे हैं, आप 15 पॉइंट में एनरिच नहीं कर सकते हो। एक तो टाइम की कमी है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा कोई भी ज्ञानी नहीं होता है कि सबको हर पॉइंट के बारे में डाटा, फैक्ट, फिगर, रिपोर्ट कुछ पता हो, ऐसा नहीं होता है। अगर 15 पॉइंट है, अगर आप 5 से 6 पॉइंट में भी एनरिच करके आ रहे हो, तो आप रैंक, मतलब टॉपर में हो, टॉप 10 वाले लोग में हो, जस्ट मी 6। और अगर आपने 7-8 पॉइंट में कर दिया, फिर तो क्या ही बात है। सो ये वाला एक पॉइंट हो गया, तो चलो हमने ये वाला पॉइंट एनरिच कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वैसे तो आप मार्केट डिमांड में भी पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कंज्यूमर का जो डाइट बोल सकते हो, कंज्यूमर डाइट चेंज बोल सकते हो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना। या फिर ऐसे लिख दो, या फिर सीधा लिख दो कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ना, वो एक पॉइंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की से जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसकी जगह किसान जो प्रोसेस्ड फूड, इन सब पे ज़्यादा उनका फोकस शिफ्ट हो रहा है ना, तो वो चीज़ लिख सकते हो। ये लिख दो, कंज्यूमर डाइट बेस्ड चेंज, खत्म, है ना। अब आते हैं सॉइल सुटेबिलिटी का। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो जैसे इसरो का एक एटलस रिपोर्ट है ना, इसरो की एटलस रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है लगभग 30% जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो रहा है ना, या हो गया है, कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ लिख सकते हो। बस आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको ये नहीं बताना है कि ये पॉइंट इससे कैसे कनेक्टेड है और क्या करके कैसे हाई वैल्यू क्रॉप से कनेक्टेड है, नहीं। एग्जामिनर खुद समझ लेगा कि बंदे ने लिखा है सॉइल सुटेबिलिटी, और उसने इसरो का ये डाटा दिया है, मतलब 30% सॉइल हमारी ख़राब हो रही है, मतलब हो सकता है कि हम उल्टी सीधी क्रॉप्स किसी और सॉइल पे उगा रही हूँ जहाँ नहीं उगानी चाहिए, कुछ ऐसा। तो सॉइल डिग्रेड का हमने डाटा लिख दिया कि हाँ सॉइल हमारी डिग्रेडेड है, खत्म। वाटर अवेलेबिलिटी, तो ग्राउंड वाटर लिख रही हो तो ग्राउंड वाटर का डाटा लिख दो कि कितना ग्राउंड वाटर है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी, है ना। ग्राउंड वाटर का डाटा लिख दो सीधा कि इतना परसेंट हमारे पास, जैसे जो ग्राउंड वाटर उसमें लिखा होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें से 90% के आसपास लगभग हम एग्रीकल्चर में ही यूज़ कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, 90% ग्राउंड वाटर हमारा एग्रीकल्चर में जा रहा है लगभग। सो एक वो हो जाएगा। वैसे तो ये अच्छा पॉइंट नहीं है, कहने का मतलब ये बुरी बात है कि इतना ज़्यादा हमारा ग्राउंड वाटर जो है सिर्फ एग्रीकल्चर खा रहा है, तो वो एक अच्छा पॉइंट नहीं है, बट हमें तो डाटा फैक्ट से ना है, तो दैट्स इट। फिर है ना हमारा अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, इसमें आप लिख दो पीएच लिख दो, है ना, टेम्परेचर भी लिख सकते हो, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स लिख दो, एग्जाम्पल लगा के कि एग्जाम्पल, और ये पॉइंट्स लिख दो, खत्म। रेनफॉल में तो रेनफॉल अवेलेबिलिटी लिख दो, चलो इसको आप नहीं लिख सकते हर जगह के लिए, तो रेनफॉल, बस दैट्स इट। सो इसमें वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसकी वजह से रेनफॉल जो है वो एब्रप्ट हो गई है, या रेनफॉल का जो पैटर्न है, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, तो रेनफॉल पैटर्न चेंज, रेनफॉल पैटर्न चेंज, ठीक है, ये हो सकता है। अब आते हैं अब आते हैं कोल्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स हमने लिखे थे, लेट्स से कोल्ड स्टोरेज, इसमें क्या लिख सकते हो, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज में जैसे पॉइंट हो जाएगा, तो एक फैक्ट होता है कि अगर अच्छे से कोल्ड स्टोरेज वगैरह, स्टोरेज तो सब जानते ही हैं ना, जैसे आलू हमने उगाए, आलू को बोलते हैं ना स्टोरेज में आलू रखे हुए हैं, वो वाली बात है, तो वैसे स्टोरेज। तो हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा लगभग 40% है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, स्पेशली फॉर दीज क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर वाली या हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए। सो डाटा आप खुद वेरीफाई करना, बस लिखना क्या है उस डाटा में वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये डाटा फैक्ट्स जो है, मतलब आप जिस साल भी पेपर देंगे, डायरेक्टली आप चैट जीपीटी पे सीधा डालो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना है, कितना ग्राउंड वाटर है, कितना क्या है, वो सीधा आपको लिस्ट बना के दे देगा, दैट्स इट। अदरवाइज जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, टीचर्स वगैरह वो भी देते हैं, तो वो चीज़ वहाँ से हो जाएगी। अब इतनी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी ना, अब सब कुछ कॉमन सेंस से हो जाए, डाटा फैक्ट तो कॉमन सेंस नहीं हो सकता, पॉइंट कॉमन सेंस से बन सकते हैं, वो तो याद ही करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे एल से, या। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 40% है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता क्या है कि मान लो हमने कोई भी जो क्रॉप है वो उगाई, अब
ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी या एक अच्छी स्टोरेज वगैरह न होने की वजह से जो लॉस खेत में पड़े पड़े, बोलते हैं ना कई बार कि खेत में पड़े पड़े सामान खराब हो गया, तो वो वाली चीज़ है ना। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इसमें आप डाटा फैक्ट्स में लिख सकते हो कि ग्लोबल एवरेज जो है ना जीडीपी का, कि जितना ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है वो लगभग शायद 8% है, और इंडिया का जो है वो इंडिया का जीडीपी के रिस्पेक्ट में लगभग शायद 15% के आसपास है ना। जस्ट चेक दिस डाटा। सो वो चीज़ है, तो आप खुद देखो ग्लोबल एवरेज से हम कितना ज़्यादा है ना, हमारा लॉजिस्टिक पे इतना खर्च हो रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये शायद आपने पढ़ी नहीं है, पर ठीक है, इसका मैं देख लूँगी, बट मतलब जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या होती है कैसे होती है। बट वही समझ लो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब मान लो आपने आलू उगाया, आलू को लेके जब आपका आलू से चिप्स, तो जो आलू से चिप्स बनी ना, आलू वाली चिप्स, उसी को बोलते हैं कि जो प्रोसेस हो गई ना, उसी को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो इंडस्ट्री ये काम कर रही है कि आलू से चिप्स बना रही है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप क्या डाटा फैक्ट रख सकते हो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट ये दे रही है, और है ना कितना जीडीपी शेयर है, ऐसा वाला डाटा डाल सकते हो। दो डाटा आपने एक ही पॉइंट के, हालांकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डाटा फैक्ट्स आते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। बाकी सीड क्वालिटी में तो आपने लिख ही लिया जीएम क्रॉप एग्जाम्पल के रूप में। ड्रिप इरीगेशन या माइक्रो इरीगेशन लिख लो, चलो माइक्रो इरीगेशन। इसमें क्या डाटा लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि भारत में कितने परसेंट माइक्रो इरीगेशन जो है एरिया पे हो रहा है, मतलब कितने परसेंट जो फार्मर्स है, कितना परसेंट लैंड है जो माइक्रो इरीगेशन कर रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि बहुत कम है, और इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है ड्रिप इरीगेशन की। इसमें आप एक और चीज़ डाल सकते हो, आप एक केस स्टडी आंसर में लिखना, मतलब चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है। तो इजराइल जो है ना वो लिख सकते हो, 90% इजराइल में ना माइक्रो इरीगेशन है। मतलब अगर मान लो 100%, 100 हेक्टेयर मतलब लैंड है, तो उसमें से 90 जो हेक्टेयर है उस पर माइक्रो इरीगेशन लगी हुई है। तो बस आपने इजराइल लिखा और उसमें एक लाइन लिख दी कि 90% माइक्रो इरीगेशन, दैट्स इट। ये आपका खुद में एक नंबर बढ़ा देगा एक केस स्टडी। और केस स्टडी वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हम एक डब्बे टाइप में बना के आते हैं, कि कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में बस एक बना के लिख दो, दैट्स इट। फिर आपका प्रिसिशन फार्मिंग, चलो ये दोनों पॉइंट्स में मान के चलो नहीं पता, बट ये खुद में एक टॉपिक है, तो जब पढ़ते हैं तो वहाँ से चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि इसमें क्या लिखना है। वैसे जो एक्सटेंशन सर्विस है, एक्सटेंशन सर्विस एक्सेस, इसमें एक कमेटी लिख सकते हो कि एक कमेटी ने काफ़ी रिकमेंड किया था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट कि तुम खुद से चेक करो कि कौन सी कमेटी है। चलो आई विल रिकमेंड कि कुछ ए से शुरू है, समथिंग विद ए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो कमेटी का नाम आप खुद बताओगे, तो कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन कि कौन सी कमेटी है जिसने एक्सटेंशन सर्विस को लेकर रिकमेंड किया था कि किसान के पास एक्सटेंशन सर्विस एक्सेस होनी चाहिए, है ना। तो एक होती क्या है, क्या नहीं होती है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि ये सिलेबस में है और ये हम पढ़ते हैं। मतलब वैसे मैं बोलूँ एक्सटेंशन सर्विस होती है कि मतलब जो एज ए नॉलेज टाइप मान लो, मतलब किसान के पास ना टेक्नोलॉजिकल एक्सेस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी है देश में, वो एक अलग पॉइंट है, किसान के पास एक्सेस है या नहीं वो एक पॉइंट है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब ओके, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बस इस पर शायद PYQ भी है, वो देखते हैं। फिर ये तो बहुत जनरल से पॉइंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब इंस्टीट्यूशन फैक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया। गवर्नमेंट सपोर्ट में आप लिख सकते हो कि कोई भी स्कीम डाल दो, हॉर्टिकल्चर की स्कीम, हॉर्टिकल्चर मिशन डाल दो, चलो हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, है ना, हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया। इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डाल दो, पॉइंट में। क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, क्योंकि बताने को तो मैं बता दूँ स्कीम, लेकिन स्कीम्स जो हैं बहुत सारी, हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, बस नाम लिखना है। नाम तो इतने सारे पढ़ लेते हैं कि वो आ जाती है। तो जब आप पढ़ेंगे, ओवरबर्डन नहीं करना चाहती मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनरिच करे हैं, आपको इतने पॉइंट एनरिच नहीं करने हैं। कुछ पॉइंट्स में भी कर दोगे ना तो भी मोर देन सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने बोला, अगर 7-8 में कर दिया तो मतलब इससे तो क्या ही है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 5 में भी कर रहे हो आप, दैट्स इनफ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चलो ये वाले पॉइंट आपको नहीं पते होंगे। और FPO क्या होती है, हालांकि FPO पे नीति आयोग का एक बहुत अच्छा कमेंट है, तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बट
अगर नीति FPU सपोर्ट और ब्रैकेट में नीति आयोग रिकमेंड, बस इतना भी लिख दोगे ना, इनफ। क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो नहीं भी आता तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आता है तो फिर तो क्या ही है, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। पर मैं कह रही हूँ नहीं भी आता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो बस FPU सपोर्ट हो गया। ये कमेटी का नाम ज़रूर बताना मेरे को, है ना, मैंने हिंट दे दी है कि ए से शुरू है, ठीक है। सो जस्ट प्लीज़ रिकमेंड। एंड बिहेवियरल सोशल फैक्टर, ये तो बहुत जनरल समझ में आ गई होंगी, इसमें तो कुछ ऐसा एक्सटेंड वो है ही नहीं कि आप एनरिच कर सकें। रिस्क कम होना चाहिए, नॉलेज, अवेयरनेस, एजुकेशन, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर कोई ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की, जो ये पोर्टल वगैरह जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर पोर्टल्स, जो उसका नाम लिख सकते हो एग्रीकल्चर पोर्टल में, है ना। कोई भी एजुकेशन वगैरह जो गवर्नमेंट को अभी मतलब किसान को अवेयरनेस देते हैं, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बताते हैं, गवर्नमेंट का वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, तो ये सब करते हैं तो हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली भारत फोरकास्टिंग आया है, भारत फोरकास्टिंग वाला, इस पर प्रीलिम्स में इस साल क्वेश्चन भी था वैसे। सो ये भी लिख सकते हो आप, तो वो चीज़ हो जाएगी, बिकॉज इससे भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ रही है। उसके अलावा ये तो बहुत जनरल सा पॉइंट है। ये जो आंसर आपने इतना कर दिया ना, मैं मानती हूँ कि चलो ये जो एनरिच वाला पार्ट है ये आपको कंटेंट से पता चलेगा, मैं क्योंकि इसको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, आँख बंद करके सब कुछ तो नहीं हो सकता। लेकिन जो ये जिसको हम बोलते हैं ना कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए, है ना, उसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं भी पढ़ा लेकिन दिमाग थोड़ा खोल के लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट कोई ऐसे जादू मैजिकल पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल जर्नल पॉइंट है। और उसके बाद बस ये एनरिच वाला काम बचता है, मीन्स इज डन। इस अगर आपने इतना लिख के आ गए ना, मैं डैम श्योर हूँ आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर इतना एनरिच कर दिया फिर तो पक्का कोई नहीं रोकेगा, 7 मार्क्स कोई नहीं। और ये 7 मार्क्स का मतलब है कि आप टॉप 10 में ही मान लो, क्योंकि सोचो ना, एवरेज लगा के देखो, अगर हर आंसर में लगभग 6-7 आएंगे तो कितने पहुँचेंगे आपके, टॉपर से ज़्यादा चले जाएंगे, रैंक 1 से भी। पर ठीक है चलो, अब 7 से कोई ज़्यादा ला रहा है मतलब वो तो फिर मार्च से उतरा हुआ आदमी है, तो वो ठीक है। सो आई जस्ट होप कि समझ में आया हो। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि इस पूरे मेरा जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव नहीं कहूँगी एक्चुअली, एक तरह से ये मेरे खुद के लिए भी हो रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट राइट नाउ, एंड आई एम मैंने काफ़ी मीन्स पे काम किया है अपने लास्ट ईयर के फेलियर के बाद। सो मुझे लगता है कि पता होना चाहिए, बिकॉज जो 30-40 हज़ार रुपये दे के जो चीज़ें कोचिंग इंडस्ट्री हमें बताती है, आई थिंक पता चल जाए तो बहुत बेटर है। और अगर हमें प्री से पहले पता चल जाए ना ये, फिर तो कुछ नहीं है, कोई हमारा मीन्स रोक नहीं। अगर हमने PYQ समझ लिया ना, मतलब PYQ डिमांड समझ लेना, कैसे क्या पूछ रहा है, किस क्वेश्चन में क्या पूछना है और क्या लिखना है ना, डिमांड समझ में आ गई ना, मतलब क्या लिखना है वो समझ में आ गया। अगर इतना समझ आ गया ना क्या लिखना है तो कैसे लिखना है, वो आपको धीरे धीरे हम करते जाएंगे PYQ, एंड आपको समझ आ जाएगा, ट्रस्ट मी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगी, कैसे क्या बताना है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन का डेमो दिया है, आई नो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया, पर क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन था और एक्सप्लेन करना था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो अगर ऐसा लगेगा ज़्यादा टाइमिंग है तो मैं ऐसे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा कम ही रख लेंगे। बट अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। बट ऐसे दो चीज़ें हैं, आपका कंटेंट भी थोड़ा सा होता जाएगा, क्योंकि डाटा फैक्ट्स फिगर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको खुद भी सर्च करनी पड़ेंगी, मैं सब नहीं बताने वाली। और जो लिखने कैसे हैं पॉइंट्स, अगर ये आ गया, अगर ये पॉइंट्स आ गए ना तो डाटा फैक्ट्स अपने आप निकल आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, अगर आपको ये नहीं पता कि अगर आप ये पॉइंट नहीं डालते, ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन, तो आपको इजराइल वाली केस स्टडी नहीं आती। तो ये पॉइंट आया तभी तो ये एनरिच वाला पॉइंट आया, तो ये पॉइंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, तब जाके एनरिच वाले पॉइंट्स आएंगे। सो आई जस्ट होप समझ आया हो। ऐसे ही मेरा टारगेट है, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद हम इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे। मेरा टारगेट है कि ऐसे धीरे करके पहले GS3 ख़त्म करेंगे। वाई GS3? बिकॉज GS3 को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बोला जाता है, क्योंकि आपने शक्ति दुबे मैम का भी देखा होगा, उनके GS3 में 87 मार्क्स थे। इशिता किशोर मैम, जिनकी उनसे पहले रैंक 1 थी, उनके 87 मार्क्स थे, 88 सॉरी, इनके 88 थे, इनके 87 थे। तो GS3 में किसी के मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। और GS3 में सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मार्क्स लेके आती है, वो है तुम्हारी एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी। ये दोनों ही हैं जो मार्क्स जिसकी वजह से आते हैं। सो हम सबसे पहले ये वाला करेंगे, है ना। और ट्रस्ट में अगर प्रीलिम से पहले आपका मेंस का हो जाता है ना, PYQ सिर्फ PYQ हो जाते हैं, आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता है, ट्रस्ट में।
नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन मैं कैसे प्रोसीड करूँगी, क्या कैसे बताने वाली हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने एक डेमो दिया है एक क्वेश्चन के थ्रू, आई जस्ट वो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करना। ओके ओके, बाय।